मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 12th लेखांकन में आज हम लोग जो चैप्टर रिपीट कर रहे हैं वह है साझेदार का अवकाश ग्रहण। तो साझेदार का अवकाश ग्रहण में पहले हम एक थ्योरिकल क्वेश्चन ले रहे हैं कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की वैधानिक स्थिति स्पष्ट कीजिए। तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की जो वैधानिक यानी कानूनी स्थिति है, जिस तिथि को उसने अवकाश ग्रहण किया है उस तिथि से वह ना तो फर्म के लाभों पर उसका अधिकार रहेगा और ना ही फर्म की संपत्ति में उसका हिस्सा रहेगा। इसके अलावा जिस डेट में उसने अवकाश ग्रहण किया है उस डेट से वह फर्म के किसी भी कर्तव्य या किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। पर इसके लिए अनिवार्य है कि वह यानी फर्म और साझेदार दोनों को इस बात की सूचना जो है लिखित रूप में सार्वजनिक रूप से देना पड़ेगी कि साझेदार ने फर्म से अवकाश ग्रहण किया है। और यदि साझेदार इस बात की सूचना नहीं देता है, अपने अवकाश ग्रहण की सूचना को सार्वजनिक नहीं करता है, तो जब तक वह सूचना नहीं देगा तब तक वह दायित्वों के प्रति उत्तरदायी रहेगा। यानी फर्म के लाभ और संपत्ति में से उसका हिस्सा तो खत्म हो जाएगा, लेकिन दायित्वों के प्रति वह तब तक उत्तरदायी रहेगा जब तक वह अपनी इस बात की सूचना के उसने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया है वह सार्वजनिक रूप से नहीं देगा। इसके अलावा एक हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं सवाल, जो कि पेज 271 पे एग्जाम्पल 21 के रूप में दिया गया है। इसमें जो है ए, बी और सी तीन साझेदार हैं, जिनमें से जो है सा यानी तीसरे वाले साझेदार ने अवकाश ग्रहण कर लिया है। तो अवकाश ग्रहण करने पर, साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर फर्म में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन होता है वह होता है संपत्ति और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन, यानी संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में होने वाली कमी और वृद्धि का एनालिसिस करना। तो संपत्ति और दायित्वों के मूल्य में जो होने वाली कमी और वृद्धि है, इसके लिए हम एक खाता तैयार करते हैं जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इसके लिए खाता भी बनाया जाता है और इससे संबंधित जनरल प्रविष्टियां भी की जाती हैं। तो आज हम संपत्ति और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन से संबंधित जनरल प्रविष्टियां ले रहे हैं। उनका कहना है कि स्कंद का 5% और मशीनरी का 10% अवमूल्यन किया जाए। अवमूल्यन का मतलब होता है कमी। कमी जो है डेबिट होती है, यानी इसके लिए जो हम जनरल एंट्री देंगे 21 मार्च 18 को पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट। स्कंद जो है चिट्ठे में दिया गया है 7000 का, इस पर 5% यानी 10% हुए 700, उसके आगे 350 रुपए की कमी हो जाएगी। मशीनरी 6000 की है जिसमें 10% यानी 600 रुपए की कमी हो जाएगी, यानी कुल मिला के 950 रुपए जो है संपत्तियों में कमी। सेकंड एंट्री में उनका कहना है कि जो भवन है उसका मूल्यांकन 15,100 रुपए किया गया, जबकि भवन चिट्ठे में दिया गया है 14,000 का। तो 14,000 का भवन यदि 15,100 का माना जाएगा, मतलब 1,100 रुपए जो है वृद्धि हो गई। और जो आय है, वृद्धि है, यह क्रेडिट होती है। तो एंट्री होगी भवन खाता डेबिट, पुनर्मूल्यांकन खाता से। नरेशन संपत्ति के मूल्य में वृद्धि जो है पुनर्मूल्यांकन खाते में स्थानांतरित 1100। थर्ड नंबर पर हमने दिया है कि देनदारों पर 5% संदिग्ध ऋण संचिति का प्रावधान किया जाए। देनदार 3 कैटेगरी में होते हैं, प्राप्त ऋण जो समय पर भुगतान कर देते हैं, अप्राप्त ऋण जिनके पैसे ऑलरेडी डूब जाते हैं, और थर्ड नंबर पर आते हैं संदिग्ध ऋण जिनका भरोसा नहीं रहता कि वो पेमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे संदिग्ध ऋणों के लिए हम जो संचिति बनाते हैं, संचिति या किसी भी प्रकार के कोष का निर्माण करना एक्चुअली दायित्व में वृद्धि होती है। तो 5% संचिति का ये निर्माण कर रहे हैं, दायित्व में वृद्धि है, तो यह जो है नुकसान है, नुकसान हमेशा डेबिट। पुनर्मूल्यांकन खाता डेबिट, संदिग्ध ऋण संचिति खाता से। देनदार दिए गए हैं आपको
9,000 के देनदार हैं जिन पर 5% यानी 450 रुपए की हम लोग 450 रुपए की जो है संदिग्ध ऋण संचिति के रूप में एक दायित्व का निर्माण कर रहे हैं। इस तरीके से 950 रुपए संपत्तियों के मूल्य में कमी आपको नुकसान है, 450 रुपए दायित्व का निर्माण कर रहे हो आप, ये भी नुकसान है, यानी 950 और 450 मिला के कुल 1400 रुपए का नुकसान है आपको। जबकि जो संपत्ति में वृद्धि के रूप में फायदा हुआ है वह 1100 रुपए का है। तो नुकसान 1400 का है, फायदा 1100 रुपए का है। तो ऐसी स्थिति में जो हानि जो है रिजल्ट हानि के रूप में आएगा। पुनर्मूल्यांकन पर हानि जो साझेदारों को उनके अनुपात 3:2:1 में बांट दी जाएगी। 3/6, 2/6, 1/6। तो 3/6 का मतलब है आधा, 2/6 का मतलब है 1/3 और 1/6 मतलब आपका 6वां भाग। तो 300 रुपए का आधा हो जाएगा 150, 1/3 हो जाएगा 100 और बचा हुआ 50। जनरल एंट्री ए का पूंजी खाता डेबिट, बी का पूंजी खाता डेबिट, सी का पूंजी खाता डेबिट और पुनर्मूल्यांकन खाता सी। नैरेशन पुनर्मूल्यांकन पर हानि साझेदारों के पूंजी खातों में स्थानांतरण। तो इसके बाद हमें चिट्ठे में जो संचिति दी गई है वह दी है 6000 रुपये। तो 6000 रुपये की जो संचिति है वह साझेदारों में बांट दी जाती है। क्योंकि साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है तो वह संचिति जो बांट दी जाएगी। एंट्री सामान्य संचिति खाता डेबिट 6000, ए के पूंजी खाते से 3000, ए के पूंजी खाते से, बी के पूंजी खाते से, सी के पूंजी खाते से। नैरेशन सामान्य संचिति जो है पूंजी खातों में स्थानांतरित। तो 6000 रुपए की जो संचिति है वह 3:2:1 में, यानी पहले को ए को 3000, बी को 2000, सी को 1000 के रूप में बांट दिया गया। सी की पूंजी है फर्म में 10,000, 1000 रुपए की उसे संचिति मिल गई तो वह है 11,000। इसमें से 50 रुपए की हानि जो है वह कम हो जाएगी। तो 10,950 रुपए जो है सी को राशि मिलना है। यदि हम फर्म का चिट्ठा देखें तो फर्म के पास रोकड़ है 600 और बैंक में रोकड़ है 1000, यानी फर्म के पास 16,100 की रोकड़ है। ऐसी स्थिति में फर्म 10,950 का पेमेंट नहीं कर सकती, यानी यह राशि इन किस्तों में चुकाएंगे और इसके लिए देय राशि ऋण खाते में स्थानांतरित कर देंगे। एंट्री सी का पूंजी खाता डेबिट, सी के ऋण खाते से 10,950। नैरेशन देय राशि ऋण खाते में